हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने क्वांटम नंबर में क्या पढ़ा कि क्वांटम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ 4 नंबर which gives various type of information about electron। ओके, और हमने देखा था कि क्वांटम नंबर कौन से होते हैं। तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड azimuthal quantum number, third magnetic quantum number, and fourth spin quantum number। ओके, जिसमें से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिया था और एजिमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं और इनका सिंबल क्या होता है वगैरह वगैरह शॉर्ट में, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल n, और ये क्या स्पेसिफाई करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और n की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? तो वो है पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, दैट इज n 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, एंड n की वैल्यू 1 होती है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होता है। n की वैल्यू 2 है, इट मींस इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। n की वैल्यू 3 है, इट मींस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, और डिटेल सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। ओके, फिर सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल l। ओके, और l की वैल्यूज कैसी होती हैं? तो ये वैल्यूज 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। ओके, और L की वैल्यू से हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? सब शेल की, कि इलेक्ट्रॉन किस टाइप के सब शेल में प्रेजेंट है ना। और सब शेल हम जो पढ़ते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो ये S, P, D एंड F। ओके, और भी आगे है, लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ 4 टाइप के सब शेल के बारे में, है ना। SP, DF, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल एंड F सबशेल के बारे में। ओके, फिर हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा सबशेल है? वो पता चलता है L की वैल्यू से। फॉर एग्जांपल L की वैल्यू 0 है तो ये रिप्रेजेंट करता है S सबशेल को। L की वैल्यू 1 है, ये रिप्रेजेंट करता है P सबशेल को। फिर L की वैल्यू 2 तो वो रिप्रेजेंट करता है D सबशेल को। फिर L की वैल्यू 3 ये रिप्रेजेंट करता है F सबशेल को। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर शेल में सबशेल कौन से हैं और कितने हैं वो पता कैसे लगाते हैं? तो वो n की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू पर l की वैल्यू डिपेंड करती है। और वो किस तरीके से? तो देखो, l की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो l वैल्यूज ऑफ l वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर शेल में प्रेजेंट सबशेल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें 4th शेल के सब शेल के बारे में पता करना है।
कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, ये फंडा यूज करेंगे। तो एल की वैल्यूज क्या होंगी, 0 to, अब देखो फोर्थ शेल है, इट मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, है ना। तो 0 to 4 minus 1, तो ये क्या क्या हो जाएंगी वैल्यूज, 0 to 3, 0 से 3 मीन्स 0 1, जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं सबको लेते हैं लास्ट नंबर तक, ठीक है। 0 से लेकर इस नंबर तक जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू है उनको लिखा जाता है, ठीक है। 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर लास्ट नंबर क्या होगा 3, दैट इज 0 to 4 minus 1, दैट इज 3, 0 to 3, दैट इज 0 1 2 3। ओके, तो देखो L की कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 4, तो टोटल 4 वैल्यूज आई L की, इट मीन्स फोर्थ शेल में 4 सब शेल है, ठीक है। अब वो कौन से सब शेल है वो कैसे पता लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, जो L की वैल्यूज आई है उससे पता लगाएंगे। तो L की एक वैल्यू आई 0, इट रिप्रेजेंट्स F सब शेल, एक आई 1, दैट मीन्स P सब शेल, फिर 2 के लिए B, फिर 3 के लिए F। ओके, फिर देखो स्पेसिफिकली हमने इन सब शेल को डिजाइन किया था किसके बेसिस पर, शेल के बेसिस पर, कि ये सब शेल्स, ये S P D F सब शेल स्पेशली फोर्थ शेल के हैं, तो इन सब शेल को लिखा कैसे जाए, तो हम क्या करते हैं, उन सब शेल के सिंबल के सामने शेल का नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब शेल कौन से शेल के हैं, फोर्थ शेल के हैं, तो हम वहां पे उनके सिंबल के सामने, सब शेल के सिंबल के सामने फोर्थ शेल का क्वांटम नंबर लिखेंगे, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होगा, 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये स्पेसिफिकली सब शेल्स है इसके फोर्थ शेल के। यहां तक क्लियर है सभी को, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, चलिए, और हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से L के रिस्पेक्ट में सबशेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स की शेप की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जैसे S सबशेल में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है, फिर P का शेप डम्बेल, फिर D का शेप डबल डम्बेल, और F के शेप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम उनको कॉम्प्लेक्स शेप बोल देते हैं, ठीक है। बाकी हमें स्टडी करनी होती है S सबशेल की, P सबशेल की और D सबशेल के ऑर्बिटल्स की शेप की, ठीक है, जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे भी। क्लियर हो गया था सभी को, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, और फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बता देता हूं मैं। ओके, अब देखो नंबर थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल होता है m, ठीक है। और इसे कभी कभी m नीचे सब्सक्रिप्ट में L भी लिखा जाता है, ठीक है। तो m या फिर ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल होता है। ओके, फिर उसके बाद वैल्यूज ऑफ m मीन्स आप लोगों को m की वैल्यूज किस टाइप की मिलेंगी, ठीक है। तो देखो आप लोग m की वैल्यूज को देखोगे कि वो नेगेटिव इंटीजर मीन्स नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, जीरो भी होंगी, और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज भी होंगी। तो ऐसी वैल्यूज मिलेंगी m की, मीन्स लाइक -2 -1, है ना। जीरो वैल्यूज मिल सकती है, +1 +2,
+3, इस टाइप की वैल्यूज मिलेगी आप लोगों को m की। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि m की वैल्यूज किस टाइप की मिलेगी, क्या मिलेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ओके, चलिए अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको देखो। तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक बिल्डिंग है, उसमें वेरियस फ्लोर्स हैं, है ना, और उन फ्लोर्स में क्या है, फ्लैट है, मींस घर है। ओके, और घर में कमरे हैं। ठीक है, तो हमने बिल्डिंग को एक एटम मान लिया। ठीक है, और जो फ्लोर है, वेरियस फ्लोर्स है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से, वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, और जो फ्लोर में जो घर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स जो हमने फ्लोर रिप्रेजेंट किया, तो फ्लोर तो क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया, शेल हो गया। ठीक, फ्लोर में जो घर है वो क्या होंगे, सब शेल होंगे। ठीक है, फिर घर में कितने कमरे हैं, तो कमरे यहां पर हमारे लिए क्या कहलाएंगे, ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, कि घर में, एक घर में, किसी पर्टिकुलर टाइप के घर में कितने कमरे हैं, मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइप के सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब वो देखो कैसे पता लगाया जाता है, तो उसको देखते हैं अपन। तो ये पता लगाया जाता है बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ m, मीन्स m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहली चीज, m की वैल्यू डिपेंड करती है l की वैल्यू। ओके, अब वो किस तरीके से, तो उसको देखो। तो वैल्यूज ऑफ m लाइज फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। तो ये इसका फॉर्मूला है, मीन्स m की वैल्यूज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है कि हम किसी पर्टिकुलर l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, -l से +l तक। ठीक है, और सारे नंबर क्या होने चाहिए, इंटीग्रल नंबर होने चाहिए, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होगा, इस बात का खासकर ध्यान रखना। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। तो देखो एग्जांपल के तौर पे लें, लेट्स सपोज हम p टाइप के सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसका पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहली चीज, p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, तो ये हमें पता है क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब अगर l की वैल्यू 1 है तो इट मींस m की क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो अभी हमने देखा m की वैल्यूज -l से +l तक जाती है इंक्लूडिंग 0। तो आप लोग क्या करो, जो l की वैल्यू है मींस 1, तो पहला नंबर क्या आएगा, -1। ओके, फिर अगला नंबर क्या आएगा, तो 0 इंक्लूड है, तो ऑब्वियस बात है -1 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 0 आता है नंबर लाइन में, है ना। तो -1 एक नंबर आया, फिर 0 एक और नंबर आया, मींस ये वैल्यूज है m की। ठीक है, और अगला नंबर क्या आएगा, +1 आएगा। देखो यहाँ पर m की वैल्यू -1 से +1 तक प्रेजेंट है। ठीक है, किसके लिए, l=1 मींस p सबशेल के लिए। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ
orbitals in a subshell equals to number of values of m. मीन्स किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे, या फिर उसको निकालेंगे कैसे, तो m की वैल्यूज निकाल लो, तो m की जितनी वैल्यूज आएंगी उतने ही ऑर्बिटल्स उसमें होंगे। तो हमारे पास m की कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 वैल्यूज आई, तो जितनी वैल्यूज उतने ऑर्बिटल्स। ठीक है, इट मींस m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे -1 एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, किसके ऑर्बिटल को, p ऑर्बिटल के, सॉरी p सबशेल के ऑर्बिटल को। ठीक है, तो p सबशेल में p के ही ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक, तो m की ये वैल्यू p सबशेल के एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर m की ये वैल्यू p के दूसरे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर m की ये वैल्यू p के तीसरे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मींस m की जितनी वैल्यूज उतने ऑर्बिटल्स। ओके, तो इट रिप्रेजेंट्स p सबशेल हैव 3 orbitals, 3 orbitals। आई बात समझ में? तो ऐसा ही हम और भी डिफरेंट टाइप के सबशेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट कर लो, फिर हम आगे और डिस्कस करें ताकि आप लोगों को और भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। नोट कर लिए, चलिए अब और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो अब हमने अभी डिस्कस किया कि p टाइप के सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो तीनों ऑर्बिटल्स p के होते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम और भी जो सबशेल्स हैं उनके ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम अगर S टाइप के सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसको पता लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमें याद रखना ही है कुल मिला के। तो इनको तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, कि कौन से सबशेल के लिए L की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर L की वैल्यू ये है तो कौन सा सबशेल होगा, तो इसको तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, चलिए अब देखो L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी, तो M की वैल्यूज -L2 + L, यहाँ पर -0 से +0 का कोई सेंस ही नहीं है, इट मींस एक ही वैल्यू आई, दैट इज 0, है ना। तो M की एक सिंगल वैल्यू आ रही है और m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, और n = 0 के रिस्पेक्ट में m की केवल एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कितने ऑर्बिटल्स होंगे s टाइप के सबशेल्स में, तो वो होंगे केवल एक। ओके, इट मींस s टाइप ऑफ सबशेल हैव ओनली 1 ऑर्बिटल। क्लियर है सभी को? चलिए फिर देखो p सबशेल की तो हमने निकाल ही लिया है कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, फिर अब कैलकुलेट करते हैं d सबशेल के लिए कि d सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ओके, तो अभी बताया फंडा मैंने आप लोगों को कि डी सबशेल मींस L की वैल्यू तो क्या होगी, 2 होगी। अब अगर L की वैल्यू 2 है तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ M, तो वैल्यूज ऑफ M लाइज फ्रॉम -2 to +2 इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे, -2, फिर अगला नंबर -1, फिर अगला 0, फिर +1, फिर +2। ठीक है,
और m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी वैल्यूज हैं, टोटल 5 वैल्यूज हैं। तो 5 वैल्यूज इट मींस डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। सो वी कैन से दैट डी सबशेल हैव 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर एफ टाइप के सबशेल की भी निकाल देते हैं, एफ सबशेल। तो एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। अब अगर एल की वैल्यू 3 है, इट मीन्स वैल्यूज ऑफ एम लाइज फ्रॉम -3 टू +3, दैट इज एम की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, -3, फिर अगला नंबर -2, फिर अगला -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3। तो देखो कितनी वैल्यूज आई एम की, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज आई। ओके, तो एफ सबशेल हैव 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर हो सभी में यहां तक? चलिए इसको भी नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिए? ओके, अब देखो यहां पे एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है, तो उस एक ऑर्बिटल का नाम क्या होता है। मीन्स हम इन सबशेल्स में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स है, उन ऑर्बिटल्स के नाम को देखेंगे, उनके सिंबल्स वगैरह को देखेंगे, ठीक है। तो देखो एस सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल, तो उस ऑर्बिटल का नाम सिंपली एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। मीन्स एस सबशेल में मीन्स जितने भी टाइप के एस सबशेल हैं, उन सभी एस सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम एस से डिनोट करेंगे। ओके, अब वो अलग बात है कि स्पेशली अगर वो एस सबशेल थर्ड शेल का है, मीन्स थर्ड शेल में कोई एक एस सबशेल है, तो उस एस सबशेल में जो ऑर्बिटल होगा एस सबशेल का, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3s ऑर्बिटल कहेंगे। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर एस सबशेल सेकेंड शेल का हुआ, मीन्स सेकेंड शेल में एक एस सबशेल है, तो उस एस सबशेल के एक सिंगल एस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, 2s ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ शेल का एस सबशेल का ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल कहलाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, समझ गए यहां तक? चलिए अब देखो अगला पी सबशेल। तो देखो पी सबशेल में है 3 ऑर्बिटल्स। अब उन 3 ऑर्बिटल्स को किस तरीके से लिखा जाता है, तो देखो, तो उसमें से एक ऑर्बिटल होता है px, दूसरा py और तीसरा pz, ठीक है। इसमें जो x y z है वो क्या चीज है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे, है ना। चलिए फिर सिमिलरली डी सबशेल। अब डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। तो उन 5 ऑर्बिटल्स का नाम, सिंबल वगैरह उसको देखो। तो एक ऑर्बिटल डी का कहलाता है डी एक्स वाई ऑर्बिटल, फिर एक डी वाई जेड ऑर्बिटल, ठीक है। थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि ये एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, फिर डी जेड एक्स। अब ये आप लोगों को और भी क्लियर होगा जब आगे हम पढ़ेंगे इसको। फिर एक ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल्स देखो, 1 2 3 4 5, और हर एक ऑर्बिटल का अपना एक नाम है। क्लियर सभी का? चलिए अब एफ सबशेल के 7 ऑर्बिटल्स और उन ऑर्बिटल्स के डिजाइन या फिर उनका डेजिग्नेशन या फिर नाम क्या होता है, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? तो इनको फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए अब एक और चीज देखो कि
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। मीन्स एम क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, मीन्स वो ऑर्बिटल, मीन्स किसी भी सबशेल का ऑर्बिटल कौन से डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, मीन्स कौन से डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उस ऑर्बिटल में। ओके, तो देखो अगर हमारा एस सबशेल का एस ऑर्बिटल है ना, और एस सबशेल का जो एस ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। ठीक है, मीन्स ये एक स्फीयर है, एस ऑर्बिटल जस्ट एक स्फीयर है। ओके, और स्फीयर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, उसको कहीं भी किसी भी तरफ ओरिएंट करो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो स्फीयर में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। इट मीन्स एस ऑर्बिटल का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शनल नेचर नहीं होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है ना। मीन्स एस ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं उनकी एस ऑर्बिटल की। ओके, तो इस वजह से एस ऑर्बिटल में कोई एक्स वाई जेड का टर्म नहीं आया है। ठीक है, अब देखो पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल में एक्स वाई जेड का टर्म आया है, और ये एक्स वाई और जेड क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है ना। और एक्सिस मीन्स डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इस डायरेक्शन में जाएं और इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस या फिर एक्स डायरेक्शन माने, ठीक है, तो इस एक्स डायरेक्शन के अलोंग ऑर्बिटल का शेप हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स वो ऑर्बिटल कैसे हो गए, एक्सियल ऑर्बिटल हो गए, मीन्स वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ये सेंटर में न्यूक्लियस है ना, और उसके अराउंड पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसको देखो, तो इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट के अबाउट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके से, है ना। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ये इस तरीके से। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के पॉइंट्स हैं। जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलाउंग दिख रहे हैं आप लोगों को। ये इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो लेट्स सपोज हमें उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पी टाइप के ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में इस टाइप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिला, इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी का, इस तरीके का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को सराउंड करें बाउंड्री से, तो हमें कुछ इस टाइप का शेप नजर आएगा। ये देखो, ये क्लोज कर रहा हूं ना इसको मैं, ये जहां जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको एनक्लोज कर रहा हूं एक 3 डायमेंशनल बाउंड्री से। ये बढ़िया सा डायग्राम बना दिखा आप लोगों को। तो इस ऑर्बिटल को देखो, ये ऑर्बिटल पी सबशेल का एक ऑर्बिटल है, जिस ऑर्बिटल की आप लोगों को डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिखी होगी, डायरेक्शनल नेचर दिख रहा होगा, है ना, कि ये ऑर्बिटल इस एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। ठीक है, ये इस तरीके से आई बात समझ में। तो इसमें कैसा नेचर हुआ, डायरेक्शनल नेचर हुआ। ठीक है, मींस इनकी पी ऑर्बिटल्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, तो
पी सब शेल के लिए m की 3 वैल्यूज आई थी। इट मींस पी सब शेल में 3 पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती है, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकती है जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। मींस 3 टाइप के ऑर्बिटल्स। आई बात समझ में? तो p ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल नेचर होता है, और ये ऑर्बिटल हमने जो बनाया है फिलहाल, वो ऑर्बिटल स्पेसिफिकली क्या कहलाएगा? px ऑर्बिटल कहलाएगा, है ना? तो ये डंबल दिख रहा है, तो डंबल के जो पोर्शन है, ये देखो, ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है, ये यहां से लेकर ये सब पूरा एक ओवल शेप टाइप आप लोगों को दिख रहा होगा। वैसे ही इधर भी एक ओवल शेप आप लोगों को नजर आ रहा है। तो इसको बोला जाता है लोब। इसको क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। ठीक है, और स्फीयर की तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं। इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसको कैसे भी कहीं भी घुमाओ 3 डायमेंशन में, वो वैसे का वैसे ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम इस तरफ घुमाएंगे तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी इस डायरेक्शन में। अगर इस तरफ घुमाएंगे तो इस तरफ एक डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल नेचर होता है। तो फिलहाल ये एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस के अलाउंग इस पी ऑर्बिटल के लोब्स ओरिएंटेड है ना, इस एक्सिस और एक्स एक्सिस के इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली क्या कहलाएगा? पी एक्स ऑर्बिटल कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही हम आगे चल के डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, उसमें आप लोगों को और भी क्लियर होगा ये टॉपिक। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखना है आप लोगों को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को पता लगता है। क्लियर हो सभी बात है? चलिए आगे चल के हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, उसमें आप लोगों को ये टॉपिक और भी क्लियर होगा, है ना? फिर एक और बात देखो कि एस सब शेल में एक ऑर्बिटल, उसका नाम एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम ऑर्बिटल को अपने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, चाहे वो ऑर्बिटल कोई सा भी टाइप का हो, हम उसको बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक बॉक्स मींस एक ऑर्बिटल। ओके, तो एस सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हम एक ही बॉक्स बनाएंगे। ये देखो, आगे चल के बहुत काम आएगा। एक एम्प्टी बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उनको शो कैसे करते हैं वो आगे चल के समझ में आएगा आपको। तो फिलहाल तो मैंने एस सब शेल का एक ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल बना दिया इस बॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ जो आगे चल के काम आएगी, जिसके फॉर्म में हमें केमिस्ट्री की स्टडी करनी होती है ना। फिर पी सब शेल, तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो उन ऑर्बिटल्स को कैसे बनाएंगे? हम 3 बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। ये एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। ठीक है, और इस चीज की टेंशन नहीं है आप लोगों को कि यहाँ पे जो 3 बॉक्स आप लोग बनाया है वो तीनों बॉक्स इक्वल साइज के होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग रैंडमली कोई भी साइज बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि बराबर साइज के बने, है ना। चलिए, तो देखो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स, और उन 3 ऑर्बिटल को हमने बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, 3 बॉक्स से आपस में कनेक्ट करके। समझ गए यहाँ तक, है ना। फिर जैसे ये ऑर्बिटल px है, तो ये py और ये pz, ऐसा हो जाएगा। समझ गए। और यहाँ पर तो s का तो कोई पर्टिकुलर x y z वाला टर्म होता नहीं है, यहाँ पर सिंपली हम s लिखेंगे। समझ गए। तो लेट्स सपोज ये पी सब शेल सेकेंड शेल के सब शेल्स हैं, तो ये ऑर्बिटल्स सेकेंड शेल के ही ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसको हम स्पेशली लिखेंगे 2px 2py
2pz, इस तरीके से, है ना। धीरे धीरे करके समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, फिर लेट सपोज ये सबसेल एस सबसेल फोर्थ शेल का है, तो फोर्थ शेल का एक एस सबसेल है जिसमें एक एस ऑर्बिटल है, उसका नाम क्या होगा, 4s। तो ये हमने सपोज किया है एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, है ना। चलिए, तो सिमिलरली डी सबशेल, तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनको भी हम बॉक्स से बनाएंगे, बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गए, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 बॉक्स, 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबशेल, ठीक है। और फिर यहाँ पर नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसमें नाम भी लिखेंगे उसके, ठीक है। चलिए, फिलहाल तो हम नहीं लिख रहे हैं। सिमिलरली एफ सबशेल, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स, तो उसके लिए 7 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से समझ गए आप। तो ये हो गए एफ सबसेल के 7 ऑर्बिटल, 7 बॉक्स। क्लियर समझ में आता है। तो हमने अभी क्या सीखा कि हम आगे की स्टडी करने के लिए ऑर्बिटल्स को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिन बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है, और कैसे फिलअप किया जाता है जस्ट आगे चल के समझेंगे। समझ गया आता है, तो इनको नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिए। अब डिस्कस करते हैं अपन फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज द लास्ट क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल, तो ये होता है स्मॉल s, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल s होता है, और इसे हम ms से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s या फिर ms से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। फिर वैल्यूज ऑफ s, तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर दैट मीन्स स्मॉल s की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज आइडेंटिफाई की गई है, और वो वैल्यूज क्या क्या होती हैं, +12 एंड -12, ठीक है। तो ये है s की वैल्यूज +1/2 एंड -1/2। तो ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स these values represents quantum mechanical state of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मीन्स ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द spin of electron about its own axis. ओके, अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब इस तरीके से देखो, ये लेट्स सपोज फिलहाल ये जो मार्कर है अपना, वो मार्कर एक पॉइंट के अबाउट, एक सेंटर पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है,
तो एक रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ये भी पढ़ा होगा कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करती है ना। जैसे ये मार्कर है तो वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, स्पिन कर रही है ना। देखो आप लोग देख रहा हूँ, और फिलहाल जो मैं स्पिन कर रहा हूँ इसको वो क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से स्पिन करूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाएगा। तो दो टाइप की पॉसिबल स्पिन है, एक क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी बिहेवियर होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, ठीक है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है इसका, स्पिन क्वांटम नंबर का। और स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट से डिराइव हुआ था, ठीक है। तो जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी, उस वेव इक्वेशन से स्पिन क्वांटम नंबर जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर अलग से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्वेंट किया गया था, ठीक है। चलिए तो देखो, स्पिन क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन की इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है ना, और उसको हम स्फेरिकल बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है अपनी एक्सिस के अबाउट, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। क्लियर है तक। और आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे जब कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है या फिर रिवॉल्व करता है तो ऐसा करने से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करेगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो क्लॉकवाइज स्पिन करने पर एक्सिस के अबाउट मीन्स इस स्पिन ऐसा स्पिन कर रहा है, इस स्पिन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीन्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो गया और इस तरफ साउथ पोल जनरेट हो गया, ठीक है। फिर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की ये एक्सिस हो गई और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ओके। तो ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होगी, नीचे नॉर्थ और इधर ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्थ। समझ में आता है। चलिए फिर देखो, इसको हम सिंपली अप स्पिन बोल देंगे और इसको डाउन स्पिन, ओके। फिर अप स्पिन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस इलेक्ट्रॉन के अप स्पिन को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करेंगे अपवर्ड एरो से, ठीक है। और डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट करेंगे डाउनवर्ड एरो से। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है। तो यहां तक हुआ कॉन्सेप्ट इसका स्पिन क्वांटम नंबर का, इसको स्मॉल एस और एम एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एस की वैल्यूज +1/2 और -1/2 पॉसिबल होगी, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं एस की, है ना। और ये वैल्यूज इलेक्ट्रॉन के क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कंडीशन को, जो कि थोड़ा सा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं, बस हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में ये पता होना चाहिए, ओके। चलिए अब देखो, ये हमारे पास एक बॉक्स है। अब बॉक्स है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, इसको ऑर्बिटर मानेंगे, ओके। तो इस ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा इस तरीके से, अप स्पिन और डाउन स्पिन के फॉर्म में, ओके। तो लेट्स सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अप स्पिन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और यूजुअली जब हम बॉक्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से हाफ एरो लगाते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है। फिर अब देखो, अगला इलेक्ट्रॉन अगर इसी ऑर्बिटर में प्रेजेंट है तो वो इस ऑर्बिटर में किस स्पिन के साथ प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो उसके साथ रह सके।
उसकी अच्छे से पटे इसके साथ अगले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो अप स्पिन के साथ यहाँ प्रेजेंट है इस ऑर्बिटल में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ डाउन स्पिन के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप स्पिन है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल अपवर्ड डायरेक्शन में और साउथ पोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर अगला इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन क्यों होना चाहिए? तो क्योंकि उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होनी चाहिए, तभी जाके उनके बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो पाए, ठीक है। देखो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों का स्पिन सेम हो गया मीन्स यहाँ पर भी नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे और यहाँ पर साउथ साउथ आपस में रिपेल करेंगे, तो उस सिचुएशन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रह पाएंगे। समझ गया आता? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि एक ऑर्बिटल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। समझ गए? सेम स्पिन के साथ क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सेम स्पिन के साथ होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर उनका अपोजिट स्पिन हुआ तो उस सिचुएशन में वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेंगे और दोनों का अपोजिट पोल बनेगा और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो वो अलग बात है कि दोनों इलेक्ट्रॉन है, चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में चार्ज सेम है, तो सेम चार्ज के होने की वजह से दोनों के बीच रिपल्शन तो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट हो जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन द सेम चार्जेस। समझ गया आता? ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन के रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है आप सभी को कि ये कॉन्सेप्ट है स्पिन क्वांटम नंबर का। ओके, चलिए तो इन सबको नोट कर लो, फिर हम एक साथ सारे क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं, है ना। नोट कर लिए। फिर एक बात ध्यान रखना आप लोग कि ये जो वैल्यूज है s की +1/2 और -1/2, तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्लॉकवाइज स्पिन है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मैं इसे +1/2 और -1/2 100% इंडिकेट नहीं करते कि ये कौन से स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। +1/2 और -1/2 जस्ट s की वैल्यूज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। +1/2 मीन्स क्लॉकवाइज स्पिन, ये ऐसा कुछ नहीं है। -1/2 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो +1/2 और -1/2 से रोटेशन का पता नहीं लगता है, ठीक है। और वो सब उसका हायर कॉन्सेप्ट है, वो सब आप लोग कॉलेज लेवल में पढ़ोगे, ठीक। यहाँ तो बस हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई +1/2 है तो वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और -1/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, हम मानते हैं, बट ऐसा होता नहीं। समझ गए? ये हमारे लेवल के बाहर का कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए, हम तो बस यहाँ पर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को स्टेबल रखने के लिए और एक साथ प्रेजेंट रहे उसको समझाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पिन मानते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मानते हैं। समझ गए इस बात को? चलिए, अब देखो हमने जो भी डिस्कस किया उसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, है ना। चलिए, तो देखो ये न्यूक्लियस है हमारा, ओके। इस न्यूक्लियस के अराउंड ये पॉसिबल फर्स्ट एनर्जी लेवल है, मीन्स जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। ये सब हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0 और l की केवल एक वैल्यू, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही सबशेल प्रेजेंट है। और वो कौन सा? तो l = 0 मीन्स s सबशेल। क्लियर है सभी को, है ना।
और केवल एक ही एस सब शेल है और उसका एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हम यहां पर केवल एक ही बॉक्स बनाएंगे। तो ये बना दिया मैंने एक बॉक्स। क्लियर? अब वो क्या होगा? 1s। समझ गए? तो ये हुआ इंफॉर्मेशन इसकी फर्स्ट शेल की। फिर सेकेंड शेल, सेकेंड शेल के लिए n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 मीन्स l की वैल्यूज क्या क्या होगी? 0 एंड 1। 0 एंड 1 का मतलब क्या हो गया? S और P। मीन्स सेकेंड शेल में दो सब शेल हैं, S और P। ठीक है? स्पेसिफिकली सब शेल का नाम 2S 2P। ठीक है? फिर S सब शेल में केवल एक ऑर्बिटल, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल। तो यहां पर हम एक बॉक्स बनाएंगे S ऑर्बिटल का जिसका नाम है 2S, और दूसरा बनाएंगे P सब शेल का 3 बॉक्स, 3 ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएंगे? 2P। 2P के 3 ऑर्बिटल। समझ गए? चलिए, फिर थर्ड शेल की इंफॉर्मेशन, n इक्वल्स टू 3। l की वैल्यूज 0 1 2। ओके, 0 रिप्रेजेंट्स s, 1 रिप्रेजेंट P, 2 रिप्रेजेंट D। स्पेसिफिकली ये थर्ड शेल के हैं, तो 3s 3p 3d। समझ गए? फिर 3s के एक बॉक्स, फिर 3p के 3 बॉक्स, फिर 3d के 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। समझ गए? फिर फोर्थ शेल, फोर्थ शेल में n इक्वल्स टू 4। l की वैल्यूज 0 1 2 3। 0 रिप्रेजेंट्स s, 1 के लिए 2, फिर 2 के लिए 1 के लिए P सब शेल, 2 के लिए D सब शेल और 3 के लिए F सब शेल। ठीक है? तो आप लोग ऐसा लग रहा होगा कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो ना तो मैथ्स है, ना तो फिजिक्स है, ना तो केमिस्ट्री है क्या ये है क्वांटम मैकेनिक्स। अलग ही दुनिया होती है इसकी, है ना? चलिए, तो घबराना नहीं है आप लोगों को, 2-3 बार इसको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, देखना है, तो कुछ समय के बाद आप लोग इससे फैमिलियर हो जाओगे और ये आप लोगों को अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि इसके बिना आगे की केमिस्ट्री इम्पॉसिबल है। ठीक है? ओके, अब स्पेसिफिकली 4s 4p 4d एंड 4f। क्लियर है तक? फिर 4s का एक बॉक्स, फिर 4p के 3 बॉक्स, 1 2 3 4 5, 4d के 5 बॉक्स, फिर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 4f के 7 बॉक्स। ठीक है? फिर इस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा एटम, उसमें प्रेजेंट वेरियस शेल, शेल में सब शेल और सब शेल में ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो इट इज जस्ट लाइक बिल्डिंग, जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था। तो बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें ये ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फिर ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ठीक है? फिर फर्स्ट फ्लोर में केवल एक ही घर है। ठीक है? और उस एक घर में एक ही कमरा है, एक ही कमरे है ना? मैं इसको एक कमरा एक घर है ऐसा समझ लो, आएगा समझ में? फिर दूसरा फ्लोर, सेकेंड फ्लोर में 2 घर है। ये देखो, एक एस टाइप का घर और दूसरा पी टाइप का घर।
ठीक है। फिर एस टाइप के घर में एक ही कमरा है, ठीक है। तो जितने भी एस टाइप के घर होंगे उनमें केवल एक ही कमरे होंगे, बस डिफरेंस किसका होगा बताओ, साइज का। शेप भी सेम रहेगा लेकिन साइज अलग अलग होगा। जैसे 1s का साइज 2s के साइज से कम है, मीन्स 2s बड़ा साइज का है, 1s छोटा साइज का है। फिर 3s उससे बड़े साइज का कमरा है, आई बात समझ में। तो साइज का अंतर है बस, बाकी शेप सेम है। ओके, वैसे ही पी और पी सबशेल में और डी सबशेल में सिर्फ डिफरेंस करेगा साइज का रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखो सेकेंड फ्लोर में जो पी टाइप के घर है उसमें 3 कमरे हैं, ठीक है। फिर तीसरा फ्लोर, थर्ड फ्लोर में 3 घर है। एस टाइप का घर 1 कमरा, पी टाइप का घर 3 कमरा, डी टाइप का घर 5 कमरा। आएगा समझ, इस तरीके से आप लोग रिलेट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। चलिए अब ये घर पकड़ नहीं खेलते हैं, हम एक्चुअली एटम में आते हैं, है ना। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चारों वेरियस नंबर ऑफ शेल्स, सेल्स में सबसेल्स, सबसेल्स में ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर सभी में आता है। चलिए इसको भी नोट कर लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो, है ना। फिर देखो एक और बात देख रहे हैं यहां पर कि एस ऑर्बिटल का तो कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता नहीं है, जिसमें एक्स वाई जेड यूज होता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए एम की एक ही वैल्यू आती है, दैट इज 0। ओके, बट अगर हम पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल में पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, ठीक है। तो एम की वैल्यूज, हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो पी सबशेल के लिए एम की 3 वैल्यूज आती है ना, पी सबशेल के लिए एम की 3 वैल्यूज आती है, -1, 0 और +1। तो जो पी जेड है उसके लिए एम की वैल्यू 0 असाइन की गई है, स्टैंडर्ड है ना। और पी एक्स की वैल्यू +1 तो पी वाई की वैल्यू -1। सिमिलरली अगर पी एक्स की वैल्यू पी एक्स के लिए एम की वैल्यू +1 है तो पी वाई के लिए एम की वैल्यू -1 होगी। फिर अगर पी एक्स के लिए एम की वैल्यू -1 है तो पी वाई के लिए एम की वैल्यू +1 होगी। क्लियर समझ में? पी एक्स की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। वैसे ही पी वाई की वैल्यू भी -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। पी जेड की वैल्यू फिक्स होगी, इट इज 0। तो ये स्टैंडर्डाइज किया गया है, समझ में आता है। सिमिलरली डी के लिए भी फिक्स किया गया है कुछ क्राइटेरिया। यहाँ पर डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी क्या बच गया वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी सबसेट के लिए एम की वैल्यू एल की वैल्यू 2 होती है, तो एम की वैल्यू -2 से +2 तक जाती है। तो डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू फिक्स की गई है 0, है ना। और बाकी के आप लोग चेंज कर सकते हो। तो डी एक्स वाई से लेट्स सपोज -2 है, तो एक्स वाई से रिलेटेड ये रहा, तो ये +2, फिर ये -1 और ये +1। सिमिलरली ये आपस में चेंज हो सकती है, ये वैल्यू आपस में चेंज हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू 0 ही रहेगी। डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू 0 ही फिक्स रहेगी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। फिर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। चलिए नोट करो इसको फटाफट, फिर हम डिस्कस करेंगे अब आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, जो आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ी थी, KLMN के फॉर्म में। तो
तो वो तो हो गई ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पढ़ेंगे न्यू टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कहलाएगी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मींस हम इलेक्ट्रॉन को इन सबसेल्स में फिलअप करेंगे। तो जो आप लोग लोअर क्लास में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, वो शेल्स में करते थे। जैसे कि के शेल है, फिर एल, फिर एम, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। ये सब आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा था। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप ना करके इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिलअप किया जाता है, कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग फिलअप किया जाता है, उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, तो नोट करो बराबर। नोट कर लिए। अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट देख लो, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हो एक पर्टिकुलर शेल में, तो वो आप लोग सिंपली लोअर क्लास में जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था उससे निकाल सकते हैं, दैट इज 2m², where m represents principal quantum number. For example, n equals to 1. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं, ये आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा था। तो आंसर क्या था, 2 था। n के लिए पुट करेंगे 1, तो 2 into 1² दैट इज 2, तो कितना आएगा 2। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2, तो 2² 4, 4 into 2 8, तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। ये सब आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा था, है ना। ये वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल। फिर देखो नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, तो इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज n। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, तो उस शेल में उतने ही सबशेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में कितने सबशेल्स होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। तो देखो यहाँ पर थर्ड शेल है, कितने सबशेल, 3 सबशेल, 3s 3p 3d, तो 3s 3p और 3d सबशेल्स हैं। ओके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, किसी पर्टिकुलर शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपली n², है ना। मीन्स हमें किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे टोटल, है ना, टोटल ऑर्बिटल्स, चाहे किसी भी सबशेल में क्यों ना, तो उसको कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है n²। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स, तो 1² इट इज 1, तो फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिटल दैट इज 1s, समझ गए। फिर लेट्स सपोज थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स, तो इसके लिए 3 पुट करेंगे, तो 3² इट इज 9, तो तीसरे शेल में 9 ऑर्बिटल्स होंगे टोटल। काउंट करते हैं, तो ये है अपना थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, जितने बॉक्स उतने ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए यहाँ तक। चलिए फिर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल, तो उसके लिए तो सिंपल सा आंसर है 2। ओके, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 2l+1। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके लिए फॉर्मूला 2l+1। फॉर एग्जांपल p सबशेल, तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 2 into 1 2 + 1 दैट इज 3, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स। फिर रैंडमली f सबशेल मिलते हैं, तो f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, तो f सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो 2 into 3 6, 6 + 1 7, ये देखो f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स। फिर कुछ फॉर्मूलेस हैं, उनको आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, राइट, ताकि आप लोग डायरेक्टली आंसर मिल जाए। क्लियर है सभी को, चलिए नोट करो इसको फटाफट।
तो आज इतना ही करते हैं, है ना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, है ना। और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर। और होपफुली नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, तो टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो आप लोग। ओके, चलिए।